छोटी कुछ भी नहीं करनी थी, बोर्ड पर देखना है बस। A limited issues 10,000 shares of rupees 10 each. ₹5 एप्लीकेशन पे, ₹2 अलॉटमेंट पे और ₹3 फर्स्ट कॉल पे। टोटल हो गए 10। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3। कितनी एंट्री होंगी? 6। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या मल्टीप्लाई पे क्या बताइए? 10,000 into 5, 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन 5। सही। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन का पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, सेम अमाउंट 10,000 into 5। थर्ड एंट्री ये अलॉटमेंट का पैसा मंगाने की एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 into में 2, अलॉटमेंट वाली ₹2 की। फोर्थ एंट्री होती है जी अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सेम अमाउंट से। एंट्री नंबर 5 ये एंट्री है फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने की एंट्री। ठीक, क्या एंट्री होगी? shown first and final call account debit। शेयर फर्स्ट क्योंकि ये आखिरी कॉल है तो हम फाइनल ये बात भी मेंशन करेंगे। First and final call account debit to share। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट share capital। वैसे फाइनल भी लिख सकते हैं ना? नहीं, टू शेयर कैपिटल नंबर और फाइनल ये दोनों बातें मेंशन करेंगे। क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? into 3 Into 3। 10,000 into 3। अब सिक्स्थ एंट्री है कॉल का पैसा मिलने के लिए, वो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सही है जी। यस सर। अब चेंज करते हैं छोटा सा सर, फाइनल कॉल जो है मतलब फर्स्ट कॉल जो है उस पर 500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। हमने 10,000 शेयर्स पर पैसा मंगाया, एप्लीकेशन पर 10,000 शेयर्स पर ही पैसा आया। सेम अलॉटमेंट पर भी 10,000 शेयर्स पर पैसा मंगाया और 10,000 शेयर्स पर पैसा आया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल पे हमने 10,000 शेयर्स पर पैसा मंगाया तो आया सिर्फ 9500 शेयर्स पर, 500 शेयर्स पर नहीं आया। तो बताइए इन 6 एंट्रीज में से किन किन एंट्रीज में मुझे चेंज करने की जरूरत है? सिर्फ लास्ट वाली है। सिर्फ और सिर्फ एंट्री नंबर 6। क्योंकि सर पैसा मंगाते टाइम पता नहीं होता हमें ये पैसा कम आएगा कि ज्यादा आएगा कि पूरा आएगा। ठीक बात है? सिर्फ इस वाली एंट्री में चेंज होगा। पैसा मंगाया तो 10,000 पे आया 9500 पे। Call in arrears। कॉल्स इन एरियर्स 503 into 3। 500 शेयर पर पैसा नहीं है। एरियर मींस आउटस्टैंडिंग है ना। यस सर। ये हमारे लिए एसेट होगी पैसा लेना। ठीक बात है। अब देखिए क्या होगा, जैसे हमने पैसा मंगाया लेकिन पैसा आया नहीं तो उस शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजा जाएगा कि आप का पेमेंट नहीं आई है, आप पे इतना इंटरेस्ट लगाया जा रहा है और आप इस डेट तक पैसा जमा करा दें। उसने कभी पैसा जमा नहीं कराया, उसको फर्दर नोटिस भेजेंगे कि आप पर इतनी पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, आप इस डेट तक पैसा भिजवा दें। नहीं तो आपका जितना भी पैसा जमा हो चुका है वो जब्त कर लिया जाएगा। प्रॉपर्टी में भी ऐसा होता है जी। अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, सपोज 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ और मैंने 10% 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया और कहा बाकी 45 लाख रुपीस मैं दे दूंगा 2 महीने के अंदर, तो प्रॉपर्टी मेरी होगी। अब 2 महीने के अंदर अंदर मैंने पैसे दे दिए 45 लाख, तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा। अगर मैं नहीं दे पाया या मैं कहता हूँ मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेनी तो 5 लाख रुपए मेरे जब्त कर लेगा। समझ आ रही है बात? यानी वो भी वापस नहीं करेगा। वापस नहीं करेगा वो। सेम कॉन्सेप्ट है जी। इस शेयर होल्डर ने कितने रुपए दे चुका है? शेयर होल्डर 7 रुपीस दे चुका है। यस सर। है ना। एप्लीकेशन के 5 दे चुका है, अलॉटमेंट के 2 दे चुका है, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दिए। तो हम 3 रुपए मंगा रहे हैं उससे, वो फिर भी नहीं दे रहा। अब उसके हम शेयर जब्त कर रहे हैं।
तो शेयर जब्त करने की एंट्री सीख रहे हैं, ओके ठीक है जी। जब्त करने को फॉरफिट कहते हैं इंग्लिश में, तो हम शेयर फॉरफिचर की एंट्री सीख रहे हैं, ओके सर ठीक। सर जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है सर, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है सर, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है सर। तो हम मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब हम शेयर दे रहे हैं इन्वेस्टर को, सही बात है। यस और सर हम शेयर वापस छीन रहे हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। यस सर तो सर एक बात सीख ली हमने कि शेयर फॉरफिचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, फिट हो गई माइंड में ये बात। फॉरफिचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, हम शेयर कम कर रहे हैं, कैपिटल डिक्रीज डेबिट, सही। यस सर मैंने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर डेबिट करा, अपनी एक एसेट क्रिएट करी कि मुझे 1500 रुपए लेने हैं। अब अगर मैं उसका शेयर जब्त कर लूं, अब तो नहीं मिलेंगे पैसे, नो अब ये वाली एसेट गायब हो जाएगी, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। क्रेडिट यस टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, अब मैं क्रेडिट कर दूंगा इसको जितने से डेबिट किया, ये पूरा लिख देता हूं, समझ पा रहे हैं जी। तो कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होता है हमेशा सर, फॉरफिचर की एंट्री में हमेशा कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होगा, नील हो जाएगा इस एंट्री के बाद। मतलब सर जरूरी है फॉरफिचर की एंट्री से कॉल्स इन एरियर पहले हो गई होगा, पक्की बात है, होगा, सोच के देखो, तभी तो फॉरफिट कर रहे हैं। यस फॉरफिचर की एंट्री से पहले पक्का कॉल्स इन एरियर्स होगा, तभी तो फॉरफिट कर रहे हैं। यस सर कॉल्स इन एरियर नहीं होगा तो फॉरफिट क्यों करेंगे। और कॉल्स इन हमेशा डेबिट ही होता है, पैसा लेने क्योंकि डेटर उनके एक तरह से हमारा हुआ है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसे क्रेडिट करके खत्म करना है, अब पैसा नहीं है, समझ पा रहे हैं। यस सर सर इस शेयर होल्डर के लिए हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट कब कब करा, 1 2 और 3, टोटल 3 बार शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा है हमने। यस यहाँ पर 5 रुपीज से, यहाँ पर 2 रुपीज से, यहाँ पर 3 रुपीज से, मतलब टोटल 10 रुपीज से क्रेडिट करा। तो खत्म करने के लिए 10 रुपीज से डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट सर डेबिट होता है फॉरफिचर की एंट्री में, इसमें कौन सा अमाउंट आता है सर, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तभी तो क्लोज होगा। यानी सर इसमें टोटल अमाउंट ही लिखा जाएगा, टोटल अमाउंट ही लिखा जाएगा और जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, इसमें फर्क समझने की कोशिश करो। सर मान लीजिए सिर्फ अलॉटमेंट तक पैसा मंगाया होता और पैसा अलॉटमेंट का नहीं आया होता, तो शेयर कैपिटल अकाउंट सिर्फ 7 रुपए से क्रेडिट होता, यस सर तो मैं 7 रुपए से डेबिट। यस सर मुझे अकाउंट क्लोज करना है उन 500 शेयर का, मुझे इतना काम करना है बस। तो सर शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होता है वो फेस वैल्यू से नहीं होता, जितना पैसा मंगाया उससे होता, जितना पैसा मंगाया उससे। मेरे एग्जांपल में 10 रुपए पूरे मंगाया, 10 रुपए से डेबिट करना है। देखो लॉजिक में कॉल्ड अप क्यों लिखा है, सोच के देखो, शेयर कैपिटल क्रेडिट भी तो कॉल्ड अप से होता है। एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, एप्लीकेशन से अमाउंट से क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट का मंगाया, अलॉटमेंट से क्रेडिट हुआ। अगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मंगाते तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही नहीं होता 3 रुपए से। फर्स्ट कॉल के ये जो 3 रुपए लिखे हुए हैं मैंने, ये तभी तो लिखा है जब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कहता कि एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, फुल स्टॉप, फर्स्ट कॉल का भी बैलेंस है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी बैलेंस है, मंगाना फ्यूचर मंगाएंगे, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट ही नहीं हुआ फर्स्ट कॉल से, तो डेबिट क्यों करेंगे, ठीक है। यस तो सर फॉरफिचर की एंट्री में जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है वो कॉल्ड अप, जितना पैसा मंगाया उससे डेबिट होता है, ठीक। यस सर अच्छा सपोज हम पैसे रिफंड कर रहे हैं, सपोज, तो कितने रुपए रिफंड करेंगे पर शेयर, पर शेयर जितने रुपए लिए, कितने रुपए लिए, 7 रुपीस। 7 रुपीस एप्लीकेशन के 5 लिए, अलॉटमेंट के 2 लिए, फर्स्ट कॉल के 3 मंगाए थे लेकिन इसमें दिए नहीं, तो 7 रुपए तो लिए। यस बाई चांस रिफंड में 7 रुपए रिफंड करेंगे, रिफंड करने की एंट्री कैसे आएगी सर, टू बैंक अकाउंट 500 शेयर पे 7 रुपए। यस सर अब देख पा रहे हो कि मैंने 10 रुपीस को स्प्लिट किया हुआ है, 10 मंगाए, 7 आए और उसमें से 3 नहीं आए, 10 रुपए
सर इतने पैसे मंगाए, इसमें से ये नहीं आए, कॉल इन एरियर बन गया, और ये आए हैं। ये मैं एग्जांपल में अभी फिलहाल रिफंड कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, अब सर रिफंड नहीं कर रहे हैं, इसको जब्त कर लेंगे हम, तो इसका एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। सर टेम्परेरी अकाउंट टेम्पररी अकाउंट है जी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब एग्जांपल सुनो जी, कैसे फॉरफीचर अकाउंट में क्यों डाल रहे हैं सर। ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए, सोचो साथ में जब्त कर लिया हमने, यस यस सर। रिटर्न नहीं करना है, लेकिन इसको ना अभी प्रॉफिट नहीं बोल रहे। रीजन देखो, एग्जांपल प्रॉपर्टी से ले रहा हूं। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे 50 लाख की सेल करनी है। एक कस्टमर आता है, वो कहता है मैं प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूं, उसने मुझे एडवांस में 5 लाख रुपए दे दिए और कहता है बैलेंस दे जाऊंगा बाद में। अब बैलेंस वो देने नहीं आया, तो प्रॉपर्टी मैंने 5 लाख जब्त कर ली, 5 लाख रुपए मेरे हो गए, ठीक। लेकिन मैं उस 5 लाख को ना अभी प्रॉफिट नहीं बोल रहा। क्यों? देखिए बैलेंस क्यों पैसे दे के नहीं गया, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो प्रॉपर्टी में कुछ फॉल्ट है, नक्शा पास नहीं है, कोई कमी है प्रॉपर्टी के अंदर, भूत प्रेत है प्रॉपर्टी के अंदर, इसलिए नहीं ले रहा प्रॉपर्टी को। डिस्प्यूटेड केस हो गया वो, डिस्प्यूटेड केस। अब मुझे टेंशन, मुझे 5 लाख प्रॉफिट हो गया, इसका मुझे खुशी नहीं है, मुझे टेंशन इस बात की प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिकी मेरी। तो मैं 5 लाख को साइड रखूंगा और प्रॉपर्टी बिकने की पूरी कोशिश करता रहूंगा, प्रॉपर्टी बिक जाए। सपोज प्रॉपर्टी बिक गई मेरी 47 लाख, ठीक, 3 लाख का नुकसान हो गया, 50 लाख की बेचनी थी, उस 3 लाख के नुकसान की भरपाई मैं उस 5 लाख रुपए से करूंगा जो जब्त किए थे, ठीक। अब जब्त किया हुआ 2 लाख को मैं प्रॉफिट बोलूंगा। अब जब प्रॉपर्टी बिक जाएगी मैं टेंशन फ्री होगा। समझ पा रहे हैं? दोबारा सुनते हैं एक बार, रिजर्व का काम कर दोबारा सुनते हैं एक बार। सर मैंने एडवांस जब्त कर लिया 5 लाख रुपया, उस 5 लाख को मैंने सेपरेट एक जगह रख दिया, उसे प्रॉफिट नहीं बोल रहा मैं अभी, उसको सेपरेट एक जगह रख दिया। टेंशन इस बात की है प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिकी, प्रॉपर्टी बेचनी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, सपोज 46 लाख की बिकी, 4 लाख का नुकसान हो गया। 4 लाख का नुकसान की भरपाई में उस 5 लाख रुपए से करूंगा जो जब्त किया था, ठीक। अब प्रॉपर्टी बिकी, टेंशन खत्म हो गई, मान लो साइड में 5 लाख रुपए रखे थे, मैं 1 लाख रुपए बचे हुए हैं, अब इस 1 लाख को मैं अपना प्रॉफिट बोलूंगा। समझ आ रही है बात? Yes, अभी एंट्रीज में कैसे करेंगे डिस्कस करेंगे। अब शेयर्स पर आते हैं। सर शेयर के पैसे इस पर्सन ने क्यों नहीं दिए? जरूर हमारी कंपनी में कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ चल रही है हमारी कंपनी के बारे में, कि कंपनी डूब सकती है, चेक बाउंस हो जाता है, तो ऐसे बैड न्यूज़ फैल जाती है, कंपनी के पास फंड्स नहीं है, लोग पैसा नहीं लगा रहे, कि हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है, रिलायंस जियो के आती है, एयरटेल, वोडा, सबके प्राइस डाउन हो गए थे, परमानेंटली डाउन हो गए, उसके बाद बढ़े ही नहीं, ऐसा हो गया। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है 7 रुपए का, इसको प्रॉफिट में बोल रहा हूं मैं, रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करे। देखो मैंने इसको एक सेपरेट अकाउंट खोला, उसमें 35 करोड़। अब टेंशन लगी रहेगी इस शेयर को बेचना है, तो प्रॉफिट कर लिया मैंने शेयर, इस शेयर को मुझे किसी और को बेचना है, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर को मैं री इश्यू करूंगा, किसी और को री इश्यू करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद और वो सस्ते में बिकेगा, अगर तो कुछ नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई मैं यहाँ से करूंगा, फिर जो बचा वो कैपिटल ले जाऊंगा। समझ पा रहे हैं इतनी बात? यस यस सर। कुछ केसेस करते हैं फिर समझते हैं। सर हाँ जी करते हैं। एक दो, 3, 1, 2 कॉर्ड 8। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया, सेकंड कॉल पे 4 रुपए, टोटल 10 रुपए। कॉल्ड अप मतलब पैसे मंगाए, मैंने चारों में टिक लगा दिया, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट मंगा ली कंपनी ने। पेड अप जितना पैसा एक्चुअल में आया, मैंने 3 जगह टिक लगाया, मतलब ये वाला पैसा आ गया, ये वाला पैसा आ गया, ये वाला पैसा आ गया, ये वाला पैसा नहीं आया। समझ पा रहे हैं? यस यस सर। अब हम कर रहे हैं फॉरफीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू
शेयर फॉरवर्ड अकाउंट, सही है। account. Yes, sir. चलिए शेयर कैपिटल में कितना लिखा जाए? जितना मंगवाया है। जितना मंगाया है। कितना लिखूं? 10 पूरा मंगाया। Yes, sir. कॉल सिनेरियोस में कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जो नहीं आया। मंगाया और नहीं आया। कितना है वो? 4 rupees. इसमें कौन सा लिखते हैं? 6 तो पैसा मंगाया और आया, आया, मंगाया भी और आया भी। आया. 2 3 और 1 6। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. पक्का सबको क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. सर क्या हुआ है कि हमने एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का मंगाया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया वो नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने शेयर फॉरवर्ड नहीं करे, सब्र करा। सेकंड कॉल का पैसा मंगाया फिर भी नहीं आया, फिर सब्र का बांध टूट गया, अब शेयर फॉरवर्ड कर लिए। तो दो इंस्टॉलमेंट ऐसी है जो पैसा मंगाया और नहीं आया। ठीक है जी? यस सर। चलिए शेयर कैपिटल में कितना लिखूं? 10 rupees. जितना पैसा मंगाते हैं वो आता है 10 रुपीस। कॉल्स इन एरियस में कितना लिखूं? 5 rupees. जो पैसा मंगाया और नहीं आया, 4 और 1 मंगाया और नहीं आया, 5। अरे दोनों के अलग अलग नहीं दोनों के अलग मतलब सर, दोनों के अलग अलग एंट्री, वो फर्स्ट कॉल का मतलब हम एंट्री किस चीज की कर रहे हैं? फॉर्मेट प्रॉफिट तो एक ही बार करेंगे, है ना? जब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया उसकी एंट्री अलग होगी, जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया उसकी एंट्री अलग होगी, सेकंड कॉल का पैसा मंगाया उसकी एंट्री अलग, आया उसकी एंट्री अलग, वो एंट्रीज तो अलग अलग, लेकिन प्रॉफिट तो एक ही बार करेंगे ना, वो तो इंस्टॉलमेंट में नहीं होगी। ठीक बात है। अच्छा जी, फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आता है? जो पैसा मंगाया और आ गया, 5 रुपए. 2 और 3 5। इसमें आता है सर कॉल्ड, जितना मंगाया, Calls इसमें आता है कॉल्ड but not paid. बट नॉट पेड, मंगाया और नहीं आया, Called and paid. कॉल्ड एंड पेड, फॉरफिचर। सही है? यस सर। बढ़िया आगे। Yes, sir. चारों इंस्टॉलमेंट मंगा ली, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही आया और कोई पैसा नहीं आया। चलिए शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखें? Total 10. 10 जितना पैसा मंगाया, सारे पैसे मंगा लिए। यस सर। कॉल्स इन एरिया में कौन सा अमाउंट लिखें? जो पैसा मंगाया और नहीं आया। सर ये तीनों इंस्टॉलमेंट मंगाई और नहीं है, 4 + 1 5 + 3 8। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? जो पैसा मंगाया और आ गया, 2 रुपीस ओनली। सही है? यस सर। पक्का? Yes, sir. अब सेंस ने केस क्या है कि सर एप्लीकेशन का पैसा मंगाया आ गया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया नहीं आया, सेकंड कॉल का पैसा मंगाया नहीं अभी तक, सेकंड कॉल का पैसा अभी तक मंगाया ही नहीं है। अब ट्राई करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से करेंगे। बताइए शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट? 6 सो जितना पैसा मंगाया, कॉल डबल अमाउंट आता है। मेरे एग्जांपल में ये वाला पैसा मंगाया ही नहीं है, 10 में से 4 मंगाया ही नहीं है, सिर्फ ये 3 इंस्टॉलमेंट मंगाई है, so total 6। Yes, sir. सही है? कॉल डबल 6। कॉल्स इन एरिया जो पैसा मंगाया और नहीं आया, कौन सा है वो? 4. 3 + 1 4। फॉरफिचर में जो पैसा मंगाया और आ गया, कौन सा है वो? 2 rupees. 2 रुपीस ओनली एप्लीकेशन। Yes, sir. क्लियर है पक्का? Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. ठीक है. एप्लीकेशन का पैसा मंगाया आ गया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया आ गया, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया नहीं आया, सेकंड कॉल मंगाई ही नहीं। शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? 6. जितना पैसा मंगाया, सर 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगाया है, 2 + 3 + 1 6। Yes, sir. 6 rupees. कॉल्स इन एरिया में कौन सा पैसा आता है? जो मंगाया और नहीं आया, कितना है वो? 1 सिर्फ 1 रुपया फर्स्ट कॉल का। यस सर। फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आता है? जो मंगाया और आ गया, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3। 5 rupees. सर 5। Sir, सॉरी, 5. 2 + 3 5। क्लियर है पक्का? यस सर। बढ़े आगे। Yes, sir. एप्लीकेशन का पैसा मंगाया आ गया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया नहीं आ गया, नहीं आया, उसके बाद मंगाया है, उसके बाद मंगाया है। चलिए शेयर कैपिटल में कितना लिखें? 5. जितना पैसा मंगाया, 2 + 3 5.
कॉल्स इन एरियर्स में जो पैसा मंगाया और नहीं आया कितना 3 rupees. 3 सिर्फ अलॉटमेंट वाला। Yes, sir. शेयर फॉरफीचर में 2 जो पैसा मंगाया और आ गया कितना 2 rupees application डन जी। Yes, sir. ये केस पॉसिबल है No, sir. सर कोई पर्सन कोई सा भी पैसा मार सकता है लेकिन एप्लीकेशन का पैसा नहीं मार सकता क्योंकि वो इन्वेस्टर खुद ही हमारे पास देके जाता है, हम मंगाते ही नहीं हैं उससे, है ना। एप्लीकेशन में पैसा ना आने का मतलब लोगों ने अप्लाई नहीं करा तो पैसा एक भी नहीं आया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। No, sir. सर ये पॉसिबल नहीं कि कौन सा केस है, क्या नाम है इसका? Calls in advance. कॉल्स इन एडवांस। Calls in advance. हमने पैसा मंगाया ही नहीं फिर भी एडवांस हाँ। ये तो फॉरफिट हो गया, नहीं पक्की बात है, एडवांस में पैसा आ रखा है। सही है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। थोड़ा ना वॉइस नॉइज आ जाती है इसके अंदर, रिकॉर्डिंग के अंदर। अभी हो जाएगी पूरी, इसी चालू में। Sir, पसीने से सूख हाँ जी। पसीने से सूख है। पेज 125, पेज नंबर 125। टॉपिक दिया हुआ है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स व्हिच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। फॉरफीचर की एंट्री लिखी हुई है, एंट्री पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखा ब्रैकेट में, अमाउंट निकालने में हेल्प करेगा ये। कॉल्ड अप वाला अमाउंट आता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर कॉल्ड अप ना दे रखा हो बाय चांस, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कॉल्ड अप नहीं दे रखा, निकालने का कोई तरीका भी नहीं है, तो ये प्रेज्यूम कर लेंगे सारा पैसा मंगा लिया हो, तो फेस वैल्यू भी लिख दे। सही। टू शेयर फॉरफीचर में पेड अप जितना पैसा आ गया, टू कॉस्ट इन एरियर्स में वो जो मंगाया और नहीं आया है। सही है। नेक्स्ट पेज पर आ गए 126। पहला क्वेश्चन 126 का पहला क्वेश्चन, कंपनी फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। नंबर ऑफ शेयर है 500, फेस वैल्यू है 100। इक्विटी वर्ड लिखा हुआ है तो हम भी मेंशन करेंगे। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30। क्यों शेयर फॉरफिट करे? क्योंकि इसने 30 रुपीस फर्स्ट कॉल के नहीं दी। ये 30 रुपीस कहां लिखूं मैं, पता ना। Calls in advance. Calls in areas में जो पैसा नहीं दिया वो यहीं पर आता। Yes, sir. इधर लिख देता हूं 30 into 500। Yes, सर sir. क्योंकि 500 शेयर है तो सब में 500 से तो मल्टीप्लाई होगी ही होगी, Yes, sir. है ना। आगे द फाइनल कॉल ऑफ 10 रुपीस वाज नॉट येट मेड। 100 रुपए का शेयर है और क्वेश्चन क्या रहा है 10 रुपए नहीं मंगाए, तो मंगाए कितने 90 किधर लिखूं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो पैसा मंगाते हैं वही तो आता है इसमें। Yes, sir. शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है जो पैसा मंगाया है। क्वेश्चन क्या रहा है कि 100 रुपए का शेयर है, क्वेश्चन क्या रहा है कि 10 रुपए नहीं मंगाए, तो मंगाए कितने भाई 90 तो मंगाए। Yes, sir. ठीक। अब देखो पैसे आए कितने, क्वेश्चन में ये नहीं बताया, ये खुद कैलकुलेट करना है कि सर 90 मंगाए, 30 नहीं दिए उसने, तो दिए कितने होंगे 60. अब नोट कर सकते हैं, आंसर नोट कर लीजिए। कॉपी पे हेडिंग डाल देना शेयर फॉरफिचर टॉपिक, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 कई बार है चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 1 में सीक्वेंस डाल देता हूँ, तो रिवीजन के टाइम भूल गया क्वेश्चन 1 कौन सा क्वेश्चन 1 है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन 1 है, तो हेडिंग डाल दें अपनी कॉपी में कि टॉपिक कौन सा स्टार्ट हुआ है, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। एंट्री लिखी सर हमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 into 90, आउटर कॉलम में 45,000।
इसमें दोनों में इक्विटी आएगा, इक्विटी शेयर हाँ जी, हाँ जी। इक्विटी इक्विटी क्वेश्चन में लिखना है तो इक्विटी लिखना है, यहाँ पे लिखना है इक्विटी की जगह बस। शेयर फॉर्फीचर में नहीं। मैंने सर पहले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ सर इसकी रिलेशन क्या होगी? being share forfeited, to calls in arrears account 15,000 rupees, to share forfeiture account 30,000 rupees. तो इसमें इक्विटी कहीं नहीं लिखेंगे ना? इक्विटी यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा ठीक। डन सर। रणजी यस सर। बढ़े आगे। यस सर। अब आपको 6 लाइन छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना। अब मैंने आपको फॉर्फीचर की एंट्री सिखाई है, अब रेशियो की एंट्री भी सिखाऊंगा, लेकिन वो फॉर्फीचर वाला पहले कंप्लीट करके टॉपिक। तो 6 लाइन छोड़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना है। क्वेश्चन 2 पढ़ो पढ़े। यस। चलिए क्वेश्चन कहता है रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री फॉर्फीचर की भी और रेशियो की भी। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 20 शेयर्स, तो सर 20 पता लग गया मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूं एंट्री में सभी को 20 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यस सर। 20 शेयर्स। आगे 10 रुपीज ईच, एक शेयर 10 रुपए का, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, फेस वैल्यू तो कहीं नहीं आती यहाँ पर। आगे लिखा है ₹7 कॉल्ड अप, किधर लिखूं 7? शेयर शेयर कैपिटल में, Yes. तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वाला अमाउंट आता, जितना पैसा मंगाया। आगे on which the shareholder had paid application and allotment money of 5, शेयरहोल्डर ने 5 रुपए दिए, किधर लिखूं 5 रुपए? शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में जितना पैसा आया वही तो आता है शेयर फॉरफीचर में। यस सर। क्वेश्चन में आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन में इतना बताया कि 7 मंगाए, क्वेश्चन में इतना बताया कि 5 आए, तो कितने नहीं आए? 2 रुपए। इतना आसान क्वेश्चन है चलिए। सर ये एमसीक्यू में कैसे बन के आ सकता है? एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कराऊंगा इसके, मैंने एमसीक्यू कराए थे लास्ट क्लास के अंदर, इसमें इस टॉपिक के नहीं कराया अभी। ये टॉपिक पहले मैं क्वेश्चन से कंप्लीट कराऊंगा फिर एमसीक्यू कराऊंगा। ओके सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 140 रुपीस, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 40 रुपीस, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 रुपीस। So narration B शेयर फॉरफीचर। बीइंग शेयर फॉरफीटेड। बढ़े जाए आगे। अगेन 6 लाइन छोड़नी है, क्वेश्चन नंबर 3 आप पर आ गए। 6 लाइन छोड़ देना, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं। लिखा है गेट लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स, तो क्या क्या चेंज करूं मैं? एक तो क्वेश्चन में इक्विटी लिखा हुआ है तो मैं यहां पर इक्विटी लिख दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई। और 1000 शेयर है तो सभी में 1000 लिख दूंगा। एक 1000 शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं तभी कि 1000 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब सर एंट्री तो फिक्स हो रहती है, यही बस अमाउंट ही बदलता है ना। यस सर। 100 रुपए फेस वैल्यू है। आगे लिखा है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ, ये पैसे नहीं आए, फर्स्ट कॉल के 20 और सेकंड एंड फाइनल कॉल के 25, मतलब 20 और 25 45 रुपीस नहीं आए, किधर लिखूं 45? Calls in arrears। सर क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि पैसे आए कितने, क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि पैसे मंगाए कितने। क्या क्वेश्चन में ये बात मिसिंग है कि पैसे मंगाए कितने? सर प्रिजम्पशन। सर प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन है। सेकंड एंड फाइनल कॉल। हाँ, ये क्वेश्चन कहता है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, तो तभी तो बोला होगा जब मंगाया होगा। जो फाइनल कॉल तक पैसा मंगा लिया तो मतलब फेस वैल्यू के बराबर कॉल डालो। प्रिजम्पशन नहीं लगा रहे इसमें हम। प्रिजम्पशन की बात तब उठती है जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग हो। क्वेश्चन इंफॉर्मेशन आप सब दे रखी है। क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया और सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं आया, इसलिए शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं। दैट मींस हम फाइनल कॉल तक पैसा मंगा चुके हैं, मतलब पूरी फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा चुके हैं। इसका मतलब 100 रुपए पूरे मंगा चुके हैं हम। यस 100 रुपए मंगाए, 45 नहीं आए, तो आए कितने? 55। 55।
डन जी, Yes, sir. पढ़ सकते हैं आगे। Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन की बात करते हैं सर कि 100 रुपए का शेयर था, हमने शेयर होल्डर से टुकड़ों में 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाए, 55 रुपीस तो उसने दे दी, उसके बाद के 45 रुपीस नहीं दी। अब हमने शेयर जब्त कर लिए। अब हमारे पास अलग से पड़े हुए हैं फॉर्फिचर अकाउंट में 55 रुपीस। अब हम पूरा ट्राई करेंगे इस शेयर को री इशू करने की किसी और को। जब किसी और को बेचेंगे तो पैसा आएगा। बैंक अकाउंट देखो सर, शेयर इशू करने की जो कंबाइंड एंट्री हमने पढ़ी है वो यही पढ़ी है, Yes, sir. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये शेयर इशू करने की एंट्री होती है। लेकिन इसको सिंगल में नहीं करते हैं, 2 टुकड़ों में करते हैं या 3 टुकड़ों में करते हैं, 4 टुकड़ों में करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का चक्कर होता है, फिर इंस्टॉलमेंट का चक्कर होता है। हम लोग अप्लाई करेंगे, पैसा जमा कराएंगे, एप्लीकेशन अकाउंट में पैसा जाएगा, फिर उसके बाद शेयर अलॉट करने, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। Yes, sir. लेकिन अब जब री इशू कर रहे हैं तो डायरेक्टली किसी एक पर्सन को री इशू कर रहे हैं। अब ऐसा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेगा वैसा चक्कर नहीं, इसलिए डायरेक्ट एंट्री होगी इस बार शेयर इशू करना। सर मान लेते हैं ये 1000 शेयर हैं और 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में बिक गया। जब मैं री इशू करने के लिए गया, सो फेस वैल्यू 100 रुपए, मैं पूरे कोशिश करूंगा 100 का 100 में ही बिक जाए, तो मैं क्यों बिके? 100 का 100 में ही बिक गया सपोज, तो ये एंट्री होगी री इशू करने की। Yes, sir. अभी 55 रुपीस को मैं टेंशन फ्री प्रॉफिट बोल सकता हूं। यस ठीक, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर ये कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व, वो रिजर्व जो हमारे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट से बनता है। व्हाट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो बार बार अकर नहीं होते, जो नॉन कोर एक्टिविटी से होते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेच दी उसमें प्रॉफिट हो गया, हमारी कंपनी गुड्स बनाने की कंपनी है और स्पेयर पैसा था, ऑफ सीजन था, तो हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए थे, उस पर प्रॉफिट हो गया। ऐसे प्रॉफिट जो हमारे नॉन कोर एक्टिविटी से होते हैं, ऐसे प्रॉफिट्स को हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं और उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ये भी उसी टाइप का प्रॉफिट, शेयर जब्त करना हमारा काम नहीं। ठीक, फटाफट देखिए रीइशू की एंट्री कैसे हुई सर। सर रीइशू की एंट्री मतलब 2 पार्ट के अंदर होती है। फॉरफीचर की एंट्री एक ही होती है, रीइशू की एंट्री 2 होती है। रीइशू की पहली एंट्री में क्या करते हैं हम जो शेयर फॉरफिट करा था उसको रीइशू कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। पहला केस लिया मैंने कि उतने का उतना ही बिक गया, 100 रुपए का शेयर 100 में ही बिक गया, तो पूरा 55 रुपए प्रॉफिट हो गया। यहाँ मैंने शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट करा था, अब खत्म करने के लिए डेबिट करूंगा। इन एंट्रीज के बाद चेक करो फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस 0 हो चुका है। Yes, sir. ठीक, यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, क्लोज हो गया। यहाँ तक क्लियर है पक्का? अच्छा सर, केस क्या हो सकते हैं कि सर ये कम में बिका? अच्छा कैसे तो ज्यादा में बिका, सपोज 100 का शेयर 105 में बिक गया, तो फेस वैल्यू से अगर ऊपर बिकता है तो क्या बोलते हैं इसको? एसपीआर बोलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. SPR. इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सोच के देखो 55 रुपए पूरा प्रॉफिट। Yes, sir. भाई 100 का शेयर 105 में बिक गया, जब फेस वैल्यू से अबव शेयर इशू होता है तो उसको एसपीआर कहते हैं। यस एक्स्ट्रा वाला पैसा तो एसपीआर में चला गया और ये 55 रुपए पूरे मेरे के। क्रेडिट सही, Yes, sir. देख लीजिए यहाँ तक, दोबारा बताता हूँ इस बार। सर हमने 1000 शेयर प्रॉफिट करे हैं, 100 रुपए मंगाए थे, उसमें से 45 नहीं आए, 55 आ गए थे, ये तो फॉरफिचर की एंट्री होगी। अभी हम शेयर री इशू कर रहे हैं, किसी और को बेच रहे हैं। पहला केस मैंने लिया है कि 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही बिक गया, तो पहले री इशू की एंट्री 2 होती है। पहली एंट्री री इशू करने की, दूसरी एंट्री फॉरफिचर का सारा बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। सही है, क्लियर है पक्का? Yes, sir. अब मैं केस 2 ले रहा हूं कि अब फेस वैल्यू ये मेरा शेयर री इशू हो जाता है, 105 में बिक जाता है, तो 5 रुपए एसपीआर हो गया। Yes, sir. प्रॉफिट अब भी 55 रुपए ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। No, sir. पक्का क्लियर है सबको? Yes, sir. पढ़ सकते हैं आगे? Yes, sir. तो 95 में बिका, नुकसान हो गया 5 रुपए का, इस नुकसान की भरपाई यहां से करेंगे, मैंने पैसे इसलिए रखे हुए। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 1000 × 5। अब यहां कितना लिखूं? 50 रुपीस। Yes, sir. भाई 55 रुपए फॉरफिट किए थे,
55 में से 5 रुपए तो इस्तेमाल हो गए इस नुकसान में, 50 रुपीस ही तो बचे। Yes sir, 50 rupees. पक्का क्लियर है? Yes sir. सर जो शेयर रीइश्यू हुआ ना वो 90 में रीइश्यू हुआ, जो शेयर रीइश्यू हुआ वो 90 में रीइश्यू हुआ, 100 का शेयर 90 में बिका, कितना नुकसान हो गया? 10 रुपीस का। शेयर फॉर्फिचर से भरपाई करेंगे इसकी। Yes sir. शेयर फॉर्फिचर में कितने रुपए पड़े थे? 55, कितने यूज हो गए? 10, कितने बचेंगे? 45। इसका मतलब सर एक चीज सीख ली कि ये दो एंट्री करने के बाद कुछ भी हो जाए मुझे फॉर्फिचर को जीरो करना होता है ना। Yes sir. और क्या सीख लिया सर मैंने कि री इशू की एंट्री में ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सर इसमें तो हमेशा फेस वैल्यू आएगी है ना, 100 रुपए। सर इसमें आएगा हमेशा इशू प्राइस जितने में री इशू करा है, Yes sir. और एसपीआर आएगा अगर इशू प्राइस बड़ा है फेस वैल्यू से, Yes sir. महंगा इशू करा। शेयर फॉरफीचर आएगा अगर फेस वैल्यू बड़ी है इशू प्राइस से। Yes sir. सही है? Yes sir. सस्ते में इशू कर रहे हैं नुकसान हो गया फॉरफीचर अकाउंट से ले लो, महंगे में इशू कर रहे हैं फायदा हो गया एसपीआर में डालो। बैंक में जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू। लास्ट एंट्री में कैसे अमाउंट आता है सर? जितना पैसा मिला था माइनस कितना पैसा चला गया, बचा हुआ पैसा। सर ये 80 में इशू करा, 100 का शेयर 80 में इशू करा, कितना डिस्काउंट दिया? 20। कैपिटलिज्म में कितना? कैपिटलिज्म में कितना? 55 रुपीस था, 20 कम हो गया, 35 रह गया। 35. पक्का क्लियर है? सर ये 70 में रीइशू करा, 100 का शेयर 70 में रीइशू करा, कितना डिस्काउंट? 30। कैपिटलिज्म में कितना? 25. तो 55 प्रॉफिट किए थे, 30 का डिस्काउंट दे दिया, 25 बचेंगे। Yes sir. सर इशू करा है 50 रुपए में, 100 का शेयर 50 में इशू करा, कितना डिस्काउंट? 50। प्रॉफिट कितना किया था? 55, डिस्काउंट कितना दे दिया? 50, कितना बचा? 5. सर रीइशू करा है 45 में, डिस्काउंट कितना? 55। प्रॉफिट कितना किया था? 55, डिस्काउंट कितना दिया? 55, कुछ बचा ही नहीं, ये वाली एंट्री होगी। Yes sir. 0 रुपए से एंट्री नहीं होगी। तो इकलौता ऐसा केस है जिसमें रीइशू की एंट्री सिर्फ सिंगल होगी, दो नहीं होंगी। कब? जब जितना पैसा प्रॉफिट करा उतना ही डिस्काउंट दे दिया रीइशू को। सही? Yes. पक्का? सर रीइशू करा 40 में, डिस्काउंट कितना? 60. 60। सर हम 55 में फॉरवर्ड कर रहे थे, 60 का डिस्काउंट ज्यादा डिस्काउंट हो गया, तो ये कंपनी एक्ट ने मना कर रखा, ऐसा नहीं करना। तो सुन लीजिए एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन, एमसीक्यू बाकी नोट्स में भी कराऊंगा। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइशू कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट प्रॉफिटेड। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइशू कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट प्रॉफिटेड। तो ये वाला केस बनेगा नहीं कभी, अलाउड नहीं है कंपनी। मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना हमने पैसा प्रॉफिट करा। ठीक, Yes sir. बढ़ सकते हैं जी आगे। Yes sir. पहले क्वेश्चन पर आ गया, जो हमने चैलेंज छोड़ा थे वहां पर आ जाइए। सर फिर मतलब ये फिर शेयर फॉरफीचर फिर 55 हो जाएगा। हाँ, सेम पेज पे पहला क्वेश्चन जी, याद कीजिए क्वेश्चन क्या था कि सर 500 शेयर प्रॉफिट किए थे हमने और सामने वाले ने 30 रुपीस नहीं दिए थे, हमने 10 नहीं मंगाए थे। $500 into 90, 500 into 30, तो ये वाला क्वेश्चन है। 90 मंगाए, 30 नहीं आए, मतलब 60 आए। Yes sir. मुझे बताइए इस क्वेश्चन में मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? 60. सही, Yes sir. आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जो प्रॉफिट किए थे ना शेयर वो सारे के सारे रीइश्यू कर दिए 65,000 रुपीस में। शेयर्स कितने हैं? 500। फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो ये कितना हो गया?
50,000। तो मुझे बताइए कि शेयर महंगा बेचा है कि सस्ता बेचा है? महंगा बेचा है। तो एक्स्ट्रा वाला पैसा किधर डालें? SPR। कितने रुपए? 80,000। ये वाली एंट्री होगी कि नहीं होगी? Yes sir, होगी। बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी सर। जितना पैसा कैपिटलिज्म में गया था, सॉरी शेयर फॉर्फिचर में गया था, पूरा इसमें 30,000 रुपीज। पूरा कैपिटलिज्म सिंपल सी बात है, सर मैंने प्रॉफिट किए 30,000 रुपए, लेकिन उसे प्रॉफिट नहीं बोल रहा, मुझे टेंशन हो रही है शेयर को बेचने की। शेयर बिक गया महंगा, अभी सारा पैसा मेरा, डाल दे कैपिटलिज्म, डिस्काउंट है। इसका मतलब सर यहाँ पर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना फॉरफीचर की एंट्री में आया हो माइनस जितना डिस्काउंट दिया हो, वो अमाउंट यहाँ पर आता है। इस वाले एग्जांपल में 30,000 प्रॉफिट किए थे, डिस्काउंट दिया 0। डिस्काउंट दिया नहीं हमने, महंगा बेचा उल्टा। Yes। चीज पूरा कैपिटलिज्म में आता है। बताइए क्लियर है कि नहीं? Yes। नोटिंग करें, आप लोग नोट करिए 2 एंट्री जो हमने स्पेस छोड़ रखा था वहां पे शायद होगा, वहां पे 2 एंट्री नोट कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 65,000 रुपीस, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000, टू एसपीआर 15,000। यानी सर 45 का 65 में बेचा है। 50 की चीज 65 में बेची। अच्छा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, कंफ्यूजन है तो तुरंत रोक करके पूछें। सर थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा। कैपिटलिज्म वाले एंट्री, कैपिटलिज्म में कौन सा अमाउंट होता है जी? जितना शेयर होल्डर के अकाउंट के अंदर बैलेंस बचा हुआ, 30,000 रुपए इसके अकाउंट के अंदर थे, वो यूज हुए ही तो पूरा 30 प्रॉफिट। नेक्स्ट लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड। बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड, बैंक वाले बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड, या फिर इतना लिख सकते हो बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, इतना भी लिख सकते हैं। लास्ट वाली एंट्री की नरेशन बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री की नरेशन बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सर इसका एक बार नरेशन बताना। Being share reissued, being amount transferred to capital reserve. उनके लिए सभी ने कुछ चेंजेस करा रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, आप लोग हेल्प करेंगे मैं सॉल्व कराने। सर रीइश्यू में अगर लिखा होता यहां पर 60,000, फिर कहां चेंज आता बताएं? ये सेम रहता, Yes sir। यहां पे 10 आ जाता। Yes, yes सर 50 के शेयर 60 में बेचे, यहां पर कोई चेंज No sir। नो सर। नहीं। सर यहां होता 50,000, Sir SPR नहीं आता। तो 50,000 के शेयर 50,000 में बेचे, Yes sir। महंगा नहीं बेचा, एसपीआर नहीं आता, यहां पर कोई चेंज, No sir। पूरा पूरा प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट। सर ये रीइश्यू करे हैं 40,000, Sir 10,000। Share forfeit नहीं तो सर 50,000 के शेयर 40,000 में रीइश्यू करें, 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, उस नुकसान की भरपाई हम इस वाले अमाउंट से करेंगे। ठीक है, तब जब भी शेयर सस्ता, देखो फेस वैल्यू बड़ी हो इश्यू प्राइस से, फेस वैल्यू बड़ी है इश्यू प्राइस से, है ना, तब तब आता है शेयर फॉरफीचर। Yes sir। शेयर फॉरफीचर डेबिट 10,000, यहाँ कोई चेंज। 20,000। 20,000। तो 30,000 पे प्रॉफिट करे थे, 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब कैपिटल रिजर्व में बचेंगे 20,000। तेरे पक्का Yes। बढ़ सकते हैं आगे। Yes sir। सर रीइश्यू करा 30,000, तो 50,000 के शेयर 30,000 में रीइश्यू करे हैं, मतलब 20,000 का डिस्काउंट। तो प्रॉफिट करे थे हमने 30,000,
डिस्काउंट दे दिया 20,000, तो रिजर्व में बचा 10,000. ठीक है Yes, sir. सर रीइश्यू करा 20,000 में, तो 50,000 के शेयर 20,000 में रीइश्यू करें, मतलब 30,000 का डिस्काउंट। प्रॉफिट किए थे 30,000, डिस्काउंट भी दिया 30,000, तो कैपिटल रिजर्व तो बचा ही नहीं, इसलिए ये वाली एंट्री होगी। क्लियर अच्छे से? Yes, sir. पक्का बढ़ सकते हैं आगे? Yes, sir. क्वेश्चन 3 पे आएंगे, जिसके बाद 2 से पहले 3 पर आएंगे। क्वेश्चन 3 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं जी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन दीज शेयर्स बी रीइश्यूड? Yes, sir. बिल्कुल रीइश्यू कर सकते हैं, जो शेयर प्रॉफिट होता है वो पक्का रीइश्यू कर सकते हैं, तो यस लिखना है बस पहले पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ यस स्टेट द मिनिमम अमाउंट एट व्हिच दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। Sir, 55. फेस वैल्यू 100, Yes. कितना अमाउंट प्रॉफिट किया था इसमें? 45. 55। चेक करो Yes. कितना अमाउंट प्रॉफिट किया था इस क्वेश्चन में, एंट्री कर रखी है सभी ने। 55. मैं एंट्री फिर से कर देता हूं यहां पर। तो क्वेश्चन में 1000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक, फर्स्ट कॉल के 20, सेकंड कॉल के 25, 45 रुपीस नहीं आए, तो आए कितने? 55. अब देखो मिनिमम प्राइस जो क्वेश्चन में पूछा होता है ना, बड़ा कंफ्यूज करता है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब हम इसको रीइश्यू करेंगे तो कम से कम कितना प्राइस रखें। 100 रुपए का शेयर है, पर जितना हमने पैसा फॉरफिट करा मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो मान लीजिए सारा डिस्काउंट दे दिया जितना दे सकते हैं, तो कम से कम 45 रुपए पे रीइश्यू करें। 45 आंसर, 50 आंसर नहीं है, 25 में 55 लिखाते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम प्राइस ये तो अलग अलग बात है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि बताइए हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं रीइश्यू के टाइम, तो जितना अमाउंट फॉरफिट करा है उतना डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम, तो 55 आंसर आता। क्वेश्चन में लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट कितना ये नहीं पूछा, मिनिमम प्राइस ऑफ रीइश्यू ये पूछा। तो वो कॉल इन एडवांस वाला आ जाएगा। नहीं कॉल से एडवांस थोड़ी ना है इसमें, ये सिर्फ 100 रुपए का शेयर है और 55 रुपीस का हमने डिस्काउंट दे दिया, मिनिमम प्राइस हमारा रीइश्यू का 45 होगा। या तो 45 पे रीइश्यू करेंगे या इससे ऊपर रेट पर रीइश्यू करेंगे, इससे कंपनी रीइश्यू कर सकती है, इससे ये निकला। मिनिमम प्राइस का मतलब रीइश्यू के टाइम कम से कम कितना प्राइस हमें रखना है। एक तरह से मतलब मैं मार्केट में जा रहा हूं मान लीजिए रीइश्यू करने के लिए, तो मैं तो 100 का शेयर 100 में कोशिश करूंगा बेचने की, लेकिन सामने वाला अगर नहीं ले रहा तो मुझे बार्गेनिंग करते हुए कितने रुपए तक गिरना, कितने रुपए तक आ जाना, ये मुझे पता होना चाहिए ना माइंड में। तो फॉर एग्जांपल मुझे मार्कर खरीदा है मैंने 6 रुपए का, और मैं 10 रुपए में बेचने जा रहा हूं, तो मुझे पता है 6 में खरीदा तो 6 से कम में तो बेचना नहीं है। मैं 10 कोशिश करूंगा, वो नहीं मान रहा तो 9, 8, 7, 6.5, 6.25 पे आ जाऊंगा, लेकिन 6 से कम पे नहीं आऊंगा। समझ में आ रही है बात? Yes. तो ये मिनिमम प्राइस हमें पता होना चाहिए रीइश्यू के टाइम। मिनिमम प्राइस कितना होता है सर? फेस वैल्यू माइनस जितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना अमाउंट प्रॉफिट करा है। ठीक है जी, तो लिख लीजिए सेकंड पार्ट में मिनिमम प्राइस इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू की जगह 100, डिस्काउंट की जगह 55, आंसर आ गया 40। थर्ड केस, ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। क्वेश्चन में कहा है कि मान लीजिए हमने 50 रुपीस में रीइश्यू कर दिया, तो बताओ कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 5,000. तो ये कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट कितना करा? 55,000, Yes, sir. डिस्काउंट 50 रुपीस पर शेयर दिया है, 50,000. मतलब 50,000, Yes, sir. 5,000 remaining. 5,000 पर कैपिटल तो कैसे निकालते हैं सर हम? जितना अमाउंट टोटल प्रॉफिट करा है माइनस जितना टोटल डिस्काउंट दिया है बचा हुआ। तो इस क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट करा है हमने 55,000 रुपीस। क्वेश्चन कहता है 100 का शेयर 50 में रीच होगा, 50 रुपीस का डिस्काउंट हो गया, 1000 शेयर 50,000 रुपए डिस्काउंट हो गया, 55,000 प्रॉफिट किए थे, 50,000 डिस्काउंट दे दिया, 5,000 बच गए, वो कैपिटल रिजर्व। थर्ड पार्ट का आंसर 5,000।
तो लिखिए ऐसा है 5000 एक बार दोबारा बताइए। देखिए कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू लिखिए कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट फॉरफिटेड माइनस कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू अमाउंट फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू अमाउंट फॉरफिट की जगह 55,000 और डिस्काउंट की जगह 50,000 डन जी बढ़ सकते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं तो बच्चा के रिजल्ट देता हूं इस क्वेश्चन के अंदर 20 शेयर्स हैं 7 रुपए कॉल्ड अप है 7 रुपए शेयर कैपिटल में 5 रुपए इसने दिए थे मतलब 2 रुपए नहीं दिए थे ठीक तो ध्यान से सुनना ये 10 रुपए का शेयर है और 7 रुपीज कॉल्ड अप इसका मतलब क्या है कि हमने सारे के सारे इन्वेस्टर से जितने भी शेयर होल्डर सबसे अभी सिर्फ 7 रुपए ही मंगाए हैं सभी को ये बोला हुआ है कि 3 रुपए बैलेंस रह गए बाद में जब जरूरत होगी मंगा लेंगे आपको देने पड़ेंगे तो सभी ने 7 रुपए दे दिए सिर्फ एक शेयर होल्डर था जिसके पास 20 शेयर थे उसने 2 रुपए वाली कॉल नहीं दी सिर्फ 5 रुपए ही दिए उसके शेयर प्रॉफिट कर लिए ठीक बाकी जितने लोग बचे हैं उनसे अभी 3 रुपए मंगाने बाकी ये सिचुएशन है यस सर अब जब मैं शेयर को री इशू करूंगा तो शेयर 10 रुपए का ही है तो उससे फ्यूचर में 3 रुपए बैलेंस छोड़ने हैं या नहीं छोड़ने तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर मैं कह रहा हूं क्योंकि बाकी के जो शेयर्स बचे हुए हैं जिनके प्रॉफिट नहीं करे उनके तो 3 रुपए पेंडिंग है मंगाई नहीं है वो अपने अब तक तो जिसको हम री इशू करेंगे उसको भी ऐसी कंडीशन पे री इशू करेंगे क्या कि 10 का शेयर है और 3 रुपए आपके बैलेंस है 7 रुपए आपके आ गए ऐसा मानेंगे या फिर 10 रुपए पूरे आ गए ऐसा मानेंगे दो में से कोई सा भी केस हो सकता है डिपेंड करता है क्वेश्चन पे समझ पा रहे हो डिफरेंस क्या दो बातों में यस सर तो 7 रुपीस कॉल्ड अप का मतलब ये है कि 3 रुपए सारे इन्वेस्टर्स पे पेंडिंग है बैलेंस है कॉज इन एरियर नहीं है वो क्योंकि मंगाया नहीं हमने अब तक पैसा लेकिन मंगा सकते हैं कभी भी अब जब इस शेयर को रीइशू कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टर से भी इसी टर्म्स कंडीशन पे बात करेंगे क्या कि भाई आपके 7 रुपए दे दो हमें 3 रुपए बैलेंस रहेगा कभी होना या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 10 रुपए पूरे दे दो पूरे 10 रुपए आ गए आपके अब और नहीं मंगाए कुछ भी हो सकता है मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर ठीक है पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो आउट ऑफ दीस 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू नरेश एज 7 रुपीस पर शेयर पेड अप और 8 रुपीस पर शेयर 7 रुपीस पर शेयर पेड अप मतलब हम ऐसा मानेंगे कि आपने 7 रुपए दिए मतलब बैलेंस 3 रुपए रह गए जब मर्जी मंगा सकते हैं और हम इशू करते हैं 8 रुपए में मतलब हम इन्वेस्टर को कह रहे हैं रीइशू के टाइम कि आप हमें 8 रुपए दो हम ऐसा मानेंगे कि आपने 7 रुपए दिए हैं बस 1 रुपया बोल दिया 3 रुपए बैलेंस रह गए मंगा लेंगे कभी समझ में आ रही है बात यस सर सर वो 1 रुपया फिर क्या हुआ कैपिटल एसपीआर बैंक डेबिट जितना पैसा आया टू शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वो एसपीआर एक्स्ट्रा पैसा आया 7 रुपए पेड अप माना है फिर भी 1 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया एक्स्ट्रा पैसे को एसपीआर में डालते हैं अभी ऐसा अभी नोट मत करना ठीक है ऐसा मानते हैं कि 20 शेयर रीइशू करें जितना प्रॉफिट किए थे मेरी हेल्प करो नेक्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल कितना अमाउंट लिखूं उसमें पूरा ही है पूरा कितना 100 रुपए सोचिए मेरे सुना रहा को प्रॉफिट कितना किया था 100 रुपया यस सर डिस्काउंट दिया ही नहीं कैपिटल तो कैसे निकालते हैं जितना अमाउंट प्रॉफिट किया माइनस डिस्काउंट 100 माइनस 0 100 ऐसे तो होगा यस सर ठीक है 7 रुपीस कॉल्ड अप है 7 रुपीस हमने माना है कि 7 रुपए आपके आए हैं 3 रुपए बैलेंस रह गए तो शेयर कैपिटल में 7 लिखेंगे 7 का शेयर हमने 8 में रीइशू करा 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया एक्स्ट्रा वाले पैसे को एसपीआर में डाल दें
डिस्काउंट कुछ है ही नहीं, मतलब तो जितना पैसा प्रॉफिट किया सारा का सारा कैपिटल, सही है? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि सर हमने प्रॉफिट तो किए हैं 20 शेयर, लेकिन जब रीइश्यू करने जा रहे हैं तो जो कुछ लोग मिले उनको हमने बोला कि भाई शेयर आपको देना चाह रहे हैं, रीइश्यू करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ 15 ही शेयर की डिमांड आई वहां से। तो समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी डीलर हूं, 20 प्रॉपर्टी, वो प्रॉफिट कर चुका हूं पैसा में, उनका एडवांस पैसा आया था और लोगों ने आगे ले ही नहीं प्रॉपर्टी। अब मैं वो 20 प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूं, तो थोड़ा इकट्ठे बिक जाएगी, टुकड़ा में बिक सकती है, अभी 15 ही बिक गई बस। 15 शेयर रीइश्यू, ठीक है? तो ये वाली एंट्री में तो सर कोई खास चेंज नहीं हुआ, 20 की जगह 15 लिख दिया। यहां ध्यान देना, देखिए 20 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 100 रुपए प्रॉफिट किए थे। Yes, sir. अलग अलग करता हूं, 15 शेयर का अलग, 5 शेयर का अलग। ये वाले रीइश्यू कर दिया हमने, अभी ये पेंडिंग है, Yes. इसको भी कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि टेंशन अभी बची हुई है, अभी तक ये रीइश्यू नहीं हुआ है, इनकी टेंशन खत्म हो गई, ये रीइश्यू हो गए, चला सकते हैं कैपिटलिज्म के अंदर हम, Yes, sir. ठीक है? कैपिटल 100 रुपए की जगह 75 हो जाएगा। दोबारा समझते हैं इसको। जितने शेयर इशू करेंगे. Amount forfeited per share minus discount on reissue per share into में number of shares reissued। सर पर शेयर अमाउंट कितना प्रॉफिट करा मैंने? 5 रुपया। डिस्काउंट कितना दिया इस क्वेश्चन में? 0। कितने शेयर रीइश्यू करें? 15। ये एफ ऑफिसर क्वेश्चन अगर एमसीक्यू के अंदर आता है तो 90% चांस इसी के हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछा जाता है। तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको फॉर्फिचर की एंट्री आनी चाहिए, आपको रीइश्यू की एंट्री भी आनी चाहिए, आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी आनी चाहिए। तीनों चीज चेक हो जाती है इसी अमाउंट से। Yes. जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तो ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता था बोर्ड एग्जाम में, और इस क्वेश्चन के साथ चॉइस में इसी चैप्टर का क्वेश्चन आता था। मतलब ये चैप्टर क्या था, या तो मुझे करो या मुझे ही करो, चॉइस में मैं ही। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें से अब तो टर्म 1 है, एमसीक्यू है, तो 8 मार्क्स का तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी वेटेज मतलब जैसे हमारे जो बुक 2 है वो 20 मार्क्स की है, तो 50% का एक चैप्टर ये, 10 मार्क्स का एक चैप्टर ये, और बाकी 10 मार्क्स के बाकी 2 चैप्टर। तो काफी क्वेश्चन बनते हैं जी फॉर्फिचर में से। टर्म 1 में 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्ट करें, मतलब इसी टॉपिक के। बाकी टॉपिक्स तो इस चैप्टर के हैं, बोला थ्योरी अलग। फिर डिस्कस करते हैं जिस पर फॉर्फिचर की एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है सर। शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप से, कॉस्ट इन एरियर में वो पैसा आता है जो मंगाया और नहीं आया, फॉर्फिचर में वो पैसा आता है जो आ गया पेड अप। रीइश्यू की एंट्री बड़ी आसान है सर, रीइश्यू प्राइस बैंक के सामने जितने में रीइश्यू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल के आगे फेस वैल्यू। एसपीआर तब आता है जब महंगा रीइश्यू कराओ, इश्यू प्राइस बड़ा, इश्यू प्राइस छोटा हो, सस्ते में रीइश्यू करा तो फॉर्फिचर अकाउंट लिख देते हैं, डिस्काउंट वहां से राइट ऑफ कर लें। लास्ट एंट्री शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जितना भी पैसा बचा हमारा फॉर्फिचर अकाउंट के अंदर वो सारा हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो अगर सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो जाए फिर तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है, जैसे जितना प्रॉफिट करा माइनस जितना डिस्काउंट दिया बचा, यहाँ पर आगे बात करें। लेकिन जब सारे शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे, कम शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। किस तरीके से ध्यान देना होता है, क्योंकि दोनों शेयर्स इक्वल नहीं है, तो हमें पर शेयर की तरह सॉल्व करना पड़ता है। एक शेयर पे हमने 5 रुपए प्रॉफिट किया, माइनस एक शेयर पे डिस्काउंट कितना दिया वो लिखना, तो ये तो बचा फिर पर शेयर मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर इशू हुए। ये सारी बातें लिखी हुई हैं जी आपके नोट्स के अंदर।
देखिए एक बार पेज 125 पर शेयर फॉरफीचर की एंट्री लिखी हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स, ये तो हमने पढ़ लिया था। उसके नीचे रीइश्यू की एंट्री पढ़े, बैंक अकाउंट डेबिट जितने में रीइश्यू करा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट जितना डिस्काउंट दिया है रीइश्यू पर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो कॉल्ड अप, एसपीआर अगर प्रीमियम पे रीइश्यू करा, महंगा रीइश्यू करा है तो। उसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री देखें, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैसे अमाउंट निकालते हैं देखिए, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। सही है? वापस यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो लास्ट लाइन है कि आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू नरेश एज 7 रुपीस पर शेयर पेड अप फॉर 8 पर शेयर। तो इसमें अभी भी कंफ्यूजन है कि 7 रुपीस क्या है, 8 रुपीस क्या है, बैंक में कौन सा आएगा, शेयर कैपिटल में कौन सा आएगा। तो उसकी पहचान के लिए मैंने लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर। देखिए 4 इस क्वेश्चन में 4 के बाद 8 रुपीस लिखा हुआ है, एफ और 4 के बाद 8 लिखा है। यस सर। अब पीछे बढ़ो रीइश्यू की एंट्री में, रीइश्यू की एंट्री में बैंक के सामने क्या लिखा हुआ है मैंने, जो 4 या 8 के बाद वाला अमाउंट है वो बैंक में आता है। ठीक है, वापस आओ क्वेश्चन पे। 7 के बाद क्या लिखा था, 7 रुपीस पर शेयर पेड अप, मतलब 7 रुपीस पेड अप से पहले लिखा हुआ है। वापस पलटो, रीइश्यू की एंट्री में 2 शेयर कैपिटल सामने क्या लिखा हुआ है, जो पेड अप या कॉल्ड अप से पहले वाला अमाउंट हो वो शेयर कैपिटल में आता है। पहचान ध्यान रहेगी। अब फिर क्वेश्चन में पेड अप या कॉल्ड अप से जस्ट पहले वाला जो अमाउंट लिखा हो वो तो मुझे शेयर कैपिटल के सामने लिखना है, और जो 4 या 8 के बाद लिखा हो वो मुझे बैंक में लिखना है। ये पहचान हो गई सर, हमें कंफ्यूजन ना हो कि 8 कहां लिखना, 7 कहां लिखना। ठीक। और एसपीआर या फॉरफीचर ये कब कब आएगा ये आप समझ चुके हो। समझ लो, बैलेंसिंग भी करेंगे। यस सर। भाई अगर यहाँ 8 है यहाँ 7 तो ये साइड छोटी है, एसपीआर लिख दो। यहाँ 8 है यहाँ 7 डेबिट साइड छोटी है तो शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग भी करेगा। ठीक है ना, डेबिट में आएगा तो शेयर फॉरफीचर आएगा, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल एसपीआर आएगा, तो जो साइड छोटी है वहां लिखना बैलेंसिंग भी करेगा। जितना पढ़ा है जिसको रिवाइज करके आएंगे, टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर फिर इसमें जो ये बैलेंस कर दिया 25 रुपीस का उसका क्या होगा? जो 25 रुपीस उसका वेट करेंगे और शेयर रीइश्यू होने का।